तो फ्रेंड ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को याद दिला दूँ कि आप इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि ये मेरा आज का सेट नंबर 4 होने जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर का पेपर को कंप्लीट करा दिया और ये जो पेपर है आपका 20 सितंबर का पेपर है। तो इसी पेपर का मैं अब सारा मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता तो जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मेरा सारा प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज के क्वेश्चन को। और साथ में जैसे कि मैं आपको बार बताता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करते चलिएगा, ठीक है। तभी जाकर आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में आप लोग फंस रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपको बोला गया आपका दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा है, एंगल AOC 67 डिग्री और एंगल BOC का द्विभाजक OD है। एंगल BOD का मान डिग्री में क्या है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए क्या बोला आपका, AOB एक सीधी रेखा है बताया जा रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा AOB एक सीधी रेखा है। फिर क्या बोला आपका, एंगल AOC 67 डिग्री है। तो यहाँ देखिए एंगल AOC 67 डिग्री है। आगे क्या बोला आपका, एंगल BOC का द्विभाजक OD है। अब क्या बोला आपका, एंगल BOC का द्विभाजक कौन है? तो OD है। तो यहाँ देख लीजिए एंगल BOC आपको दिख रहा होगा और इसका द्विभाजक कौन है? तो OD है। अब आपका इसका मतलब क्या हो गया आपका द्विभाजक OD का मतलब, अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका ये एंगल जितना है वो भी एंगल इतना ही होगा, क्योंकि ये इसका द्विभाजक है, मतलब आपका इक्वल एंगल होगा दोनों जगह, यही आपका बोला गया। अब आगे क्या बोला आपसे, एंगल BOD का मान डिग्री में क्या है? तो आपसे क्या पूछा है, एंगल BOD, तो ये वाला आपसे पूछा है। तो सिंपल सा आप निकाल लीजिए। तो अब मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपका ये आपका x डिग्री है तो ये भी मेरा क्या हुआ, x डिग्री हो गया, क्योंकि ये आपका क्या था, द्विभाजक था। तो यहाँ पास मेरा दोनों डिग्री सेम होगा, मतलब आपका दोनों एंगल जो होगा वो आपका एक समान होगा। और आप लोग ये भी जानते होंगे ये जो मेरा टोटल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये मेरा टोटल होता है 360 डिग्री और इसमें से आधा क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो बस यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेरा कितना हो गया, 67 डिग्री प्लस x डिग्री और x डिग्री कितना हो गया आपका, 2x डिग्री। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका 180 के बराबर होगा। तो बस x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका 2x का 2x यहाँ रख लिए और 67 को वहाँ भेज दिए तो क्या जाएगा आपका 113 डिग्री हो गया। अब आप x का वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 56.5। तो बस इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था आपसे एंगल BOD बताइए और मैंने ये वाला निकाल दिया और ये दोनों समान एंगल होने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए ये आपका क्या बोले ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है और देखते हैं आपका यहाँ पास क्या बोला आपका 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू बताइए, जिसमें आपको x का वैल्यू क्या बोल दिया है कि x का जो वैल्यू है वो आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है? तो यानी आपका x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है 1 से लेके 89 तक। अब यहाँ देखिए ये आपको इक्वेशन दिया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, सेक स्क्वायर को 10 में बदल लीजिए या फिर 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल लीजिए, तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ 3 और सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं इसके जगह में इसको लिख ले रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, क्योंकि मेरा दोनों जगह 10 हो जाएगा, या फिर दोनों जगह आप सेक भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप 10 ही कर सकते हैं, जिस तरीके से भी कीजिए बस समय कम लगना चाहिए। तो ये आपका 10 स्क्वायर एक्स हो गया और इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 3 हो गया, ये आपका 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ देखिए 3 10 स्क्वायर एक्स है और यहाँ 2 10 स्क्वायर एक्स है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये 3 का 3 हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पास आपका 6 है और ये देखिए ये आपका 3 है, वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख ले रहा हूँ, ये आपका 3 हो गया। अब मेरा ओवरऑल क्या आया, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 आया, ठीक है। 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 आया, तो मैं इसको हटाता हूँ, तो ये मेरा क्या आ गया था 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। अब आपको पता है 10 स्क्वायर एक्स है तो ये आपका 3 है, तो 10x क्या हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा आपका √3, साफ साफ दिख रहा है। तो बस 10x और √3, तो 10 यहाँ का 10x हो गया और ये आपका क्या हो जाता है 1060 क्या होता है, बात को समझिएगा। ये आपका 10 में कौन सा डिग्री में आपका √3 देता है, तो 1060 में देता है। तो यहाँ पास में 1060 डिग्री बराबर आपका √3 होता है। तो बस 10 आपका बराबर हो गया, तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, तो 60 आ गया डिग्री। तो बस ये आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपका एक कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि अकेला उसी कार्य को B
आपका 12 घंटे में कर पाता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करे तो वो कितने समय में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए आपका 8 घंटा में कर रहा और बी आपका 12 घंटा में कर रहा। तो आपको दोनों को पूछा है कि कितने समय में काम वो खत्म कर लेगा। तो सिंपल सा क्या, आपको मैंने पहले बता चुका, डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट डाल दीजिए 8 × 12 और यहाँ पास आपका दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 12 8 20। तो बस सॉल्व कर लीजिए, 4 का टाइम्स में या 2 टाइम्स में और 4 का टाइम्स में या 5 टाइम्स में। तो बस 12 2 24 यानी 24/5 घंटे में ये आपका कार्य को खत्म कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला आपको कि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 डिग्री है, दूसरा न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर देख के ही पता चल जा रहा है आपका 32 डिग्री होगा। तो यहाँ पास हुआ कैसे, तो समझिए क्या बोला आपको, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 डिग्री है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो आप लोग सभी को ही जानते होंगे कि ये मेरा 90 डिग्री का बनाता है। अब ये जब आपका 90 डिग्री बना रहा है और आपको क्या बोल दिया है कि एक न्यून कोण 58 डिग्री है, तो एक न्यून कोण आपका 58 डिग्री है, मतलब आपका क्या पता चल रहा है, ये मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास आपका थोड़ा देर के लिए देखेंगे एक न्यून कोण बोला है, तो न्यून कोण में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास आपका ये वाला 58 डिग्री आपको जैसे कि बोल दिया गया फिलहाल आपका। तो आपसे पूछा है कि दूसरा न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सब बता दीजिए। तो आप लोग जानते ही आपका टोटल आपका अंदर का डिग्री कितना होता है, पूरा टोटल मिला के, मतलब टोटल अंदर का टोटल डिग्री कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो जिसमें से आपको 2 डिग्री पता ही है और यहाँ पास आपको ये वाला निकालना है। तो बस ये आपका x मान लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए और इसे घटा दीजिए, वही आपका डिग्री होगा। तो 90 और 58 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया आपका 148 हो गया, और 148 को 180 में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 32 डिग्री। तो ये आपका सिंपल सा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला आपका, 2 पाइप ए और बी एक टैंक में क्रमश 45 मिनट तथा 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड सेम क्वेश्चन आपका सेम जो कॉन्सेप्ट होता है वही टाइम वर्क वाला लगता है। यहाँ पास आपको क्या बोल दिया है, ए आपका 45 घंटा में भर रहा, बी आपको 36 घंटा में भर रहा। तो डायरेक्ट बना लेते हैं वही फॉर्मूला में, 45 गुना 36 और दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11 4 3 7 1 8। बस अब सॉल्व कर लीजिए। तो 9 का पारा में 9 बार में और 9 का पारा ये 5 बार में, फिर 9 का पारा में ये आपका 4 बार में कट गया, तो 5 चौके 20 यानी 20 घंटा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। देखिए वहां पास आपका क्या था, इससे पहले भी मैं आपको बताया क्या था, उसमें बताया जा रहा था कि ए आपका कोई काम को 8 घंटा में कर रहा था, बी आपका कोई काम को जितने भी घंटा में कर रहा था। तो यहाँ पास भी वही है चीज आपका, बस फर्क क्या है आपका, यहाँ पास आपका 2 पाइप है और आपका पाइप बोल रहा है कि आपका पाइप 45 मिनट को भर दे रहा और बी पाइप है आपका 36 घंटा में भर रहा। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों पाइप आपका कितने समय में भर पाएगा। तो बस यही फॉर्मूला लगेगा दोनों जगह, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, 72 का स्क्वायर बराबर है 51x4। तो x का मान कितना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 72 का स्क्वायर निकाल दीजिए यानी 72 का स्क्वायर निकाल दीजिए और देख लीजिए 51x4, x के जगह पे कौन आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 72 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देख लेते हैं। आपका 100 में से 72 कितना है, 100 में से आपका 72 है, यानी आपका 100 में कितना कम 72 है, तो 28 कम है। तो 28 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 784 हो जाता है। क्लियर है। अब आपका 72 है तो 100 से कम है, तो क्या करेंगे 28 इसमें से घटा देंगे। तो जब आपका 72 में से 28 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। तो ये आपका 44 आ गया। और ये वाला जो संख्या होता है हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, यानी 44 के साथ कितना हो गया 51, यानी इस 72 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 5184। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि आपका सभी इसके जगह पे है तो x का वैल्यू क्या होगा 8, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, यदि ईंट का 7/16 भाग का भार 21/8 kg है तो ईंट का 5/12 भाग का भार क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपका ईंट का 7/16 भाग यानी 7/16 भाग का भार क्या बताया जा रहा है 21/8 kg बताया जा रहा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईटा का भार निकाल लेंगे कि टोटल आपका ईटा का भार है कितना। तो यहाँ पास क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 16 को और नीचे ले आएंगे 7 को। तो बस अब आपका एक ईंट का भार आ जाएगा, क्योंकि ये आपका 7/16 भाग का भार है आपका 21/8 kg। तो एक ईटा का भार निकालेंगे कैसे, तो 16 को ऊपर नीचे 7 को। तो बस आप निकाल लीजिए।
तो यहाँ आपका 2 बार में और यहाँ आपका 3 बार में, यानी आपका एक ईटा का भार क्या आ गया, 6 kg आ गया। तो आपसे क्या पूछा है आपका, तो ईटा के 5/12 भाग का भार क्या होगा। तो अब आपका इसका पूछ रहा है कि 5/12 भाग का भार क्या होगा। तो बस इसका 5/12 भाग का देख लेंगे। तो 5 से यहाँ से आपका 2 बार में कट गया, ठीक है, 6 2 12, तो यानी क्या आ गया आपका 5/2 यानी 5/2 kg होगा, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस सलीकरण से क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसका आंसर तो देखते ही शायद पता चल गया 5/4 होगा, क्योंकि यहाँ पास आप देखिए क्या है आपका 5 के ऊपर में 0.25 है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो 125 है और फिर ऊपर में 0.25 ही है। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 5 के ऊपर में मैं 3 लिख सकता हूँ और साथ में आपका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 2.5। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 25 और 3 कितना हो गया 75 हो गया, यानी आपका 0.25 हो गया और नीचे में आपका 5 ही है, दोनों जगह 5 है। आप लोग जानते हैं जब नीचे में दोनों जगह बेस सेम होता है तो क्या होता है, ऊपर का चीज़ जुड़ जाता है। तो यहाँ 75 है और यहाँ क्या आपका 0.25 है, तो ये क्या हो जाएगा 75 और 25 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा पूरा। तो यानी मेरा ओवरऑल क्या हो गया 5 के पावर में 1। ठीक है, उसी तरीके से नीचे देखेंगे यहाँ पास भी, तो यहाँ देखिए 4 का पावर में देखिए 4 इसको है, तो 4 का पावर में ये आपका 4 बार आ जा रहा, तो 4 गुना 0.1 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 0.1 है, जब आप इसको गुना करेंगे तो क्या हो गया आपका 40 हो जा रहा, मतलब 0.40 हो जा रहा। और फिर यहाँ से भी देखेंगे तो क्या है आपका 4 के पावर में आपको 4 दिखेगा और गुना क्या है आपका 0.15। ठीक है, तो यहाँ पर आप 15 और 4 करेंगे तो क्या हो गया 60 हो गया, यानी आपका प्लस में क्या हो जाएगा ये भी, क्योंकि नीचे दोनों जगह 4 हो गया और दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया 0.60। तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ गया आपका 1, यानी आपका 4 के पावर में 1। तो अब देखिए आप ही बताइए 5 का पावर में 1, 4 के पावर में 1, तो क्या होगा 5/4 ही होगा घुमा फिरा के, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या बोला आपको कौन सा संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय मतलब क्या। तो आपसे पूछा है कि कौन सा संख्या आपका रेशनल नंबर नहीं है, यानी आपको इसमें से देख के बताना है कौन सा रेशनल नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, पहला तो आपका है अंडर क्यूबिक 1728। तो देख लीजिए किसका क्यूब है, तो आपको पता होना चाहिए 12 का क्यूब है। तो 12 क्या होता है 12 संख्या, तो 12 संख्या आपका रेशनल नंबर होता है। तो ये तो आपका है आपका परिमेय संख्या। फिर यहाँ ये भी देखेंगे तो ये भी आपको साफ साफ पता चल रहा है ये संख्या का अंत हो चुका है, यानी आपका खत्म हो चुका है। ये भी क्या है रेशनल नंबर है और ये भी आपका रेशनल नंबर है, मगर आपका ये क्या है पाई जो कि आपका क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, यानी आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पास आप लोगों को पता होगा पाई का वैल्यू क्या होता है आपका 3.14। आप लोग इतना जानते हैं, मगर पाई का वैल्यू और भी होता है। पाई का वैल्यू होता है आपका 3.141592653539। इस तरीक़ा से ये चलता जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, ये आपका संख्या इसी तरीके से आगे बढ़ता चलता जाता है। तो बस ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, जो कि आपका ये परिमेय संख्या नहीं है। और यही आपसे पूछा था कि कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और ये क्वेश्चन फ्रेंड आपका इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए डीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला आपको, देखते हैं डीआई में दिए गई पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निम्न निर्मित मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या 12,40,000 है। तो आपको बताना है, ये आपका डाटा है कि आपको बताया जा रहा है ये आपका कुछ आपका जो भारत में जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां का आपका बताया जा रहा है इतना आपका फ़ोन निर्मित हो रही है, मतलब आपका बनाई जा रही है सभी कंपनियों का, यही आपको दर्शाया जा रहा है। जो टोटल मोबाइल बनाई जा रही है वो आपका 12,40,000 है। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी करा चुका हूँ और यही क्वेश्चन आप यहाँ भी देख सकते हो उसी टाइप का है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि कंपनी PQR द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं। तो क्या पूछा है PQR दोबारा, तो PQR कहाँ है आपका, तो ये देखिए PQR, तो PQR कितना परसेंट आपका मोबाइल बना रहा है, तो 25% मोबाइल बना रहा है और टोटल मोबाइल बन रहा है मेरा 12,40,000 मोबाइल बन रहा है। तो 25% कितना हो जाएगा 12 लाख का, मतलब 12,40,000 का, यानी आपका 1 2 4 का एक चौथाई निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1, यानी पर क्या हो गया 3,10,000, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला है आपको, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यकता अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है राम है
जो कि आपका कोई एग्ज़ाम देता है जिसमें से वो आपका 40% आपका मार्क्स लेके आ रहा है और वो फिर भी फेल हो जा रहा है कितने मार्क्स से, तो 20 मार्क्स से वो आपका फेल हो जा रहा है। क्लियर है, यही आपका बोला गया। और एक बंदा है जो आपका नाम है आदित्य, वो आपका आदित्य आपका मार्क्स ला रहा है 45% आपका मार्क्स ला रहा है और वो आपका जितना आपको उत्तीर्ण होने के लिए मतलब आपका जितना पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए वो उससे 30 नंबर ज़्यादा ला रहा है। ठीक है, यही आपको बोला गया 30 नंबर ज़्यादा ला रहा है उत्तीर्ण से। ठीक है, मतलब जितना पास होने के लिए चाहिए उससे वो आपका 30 अंक ज़्यादा ला रहा है। तो वही पूछा है आपका उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो अब देखिए राम आपका 40% ला रहा था और आपका जो आदित्य है वो क्या ला रहा था, तो 45% ला रहा था। तो सबसे पहले तो वो कितना प्रतिशत का अंतर दिख रहा, तो 5% का अंतर दिख रहा। और ये 5% का अंतर में कितना मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा, तो देखिए राम आपका 20 मार्क्स कम ला रहा था पास मार्क्स से। ठीक है, पास मार्क्स से आपका राम 20 मार्क्स कम ला रहा था और आदित्य जो था वो आपका पास मार्क्स से 30 मार्क्स ज़्यादा ला रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा 50 मार्क्स का। यानी जो 5% का जो मेरा वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो 50 मार्क्स के बराबर है। तो बस जब आप जान गए 5% का वैल्यू 50 मार्क्स है तो आपका 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10 मार्क्स हो जाएगा। सिंपल सा। तब आपको क्या बोला था शुरू में कि आपका राम एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब आपका 20 अंक से आपका अनुत्तीर्ण हो गया। तो आप बताइए 20 अंक में कितना प्रतिशत होता है, तो 1% में 10 मार्क्स, तो 20 अंकों में कितना परसेंट होगा, तो 2% होगा। और आपसे पूछा क्या था कि आपका उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। मतलब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में शायद गलत लिखा हुआ है कि लिखा हुआ उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता बोला जा रहा है, अंकों की नहीं। यहाँ पर पूछना चाहता था कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो यहाँ पास आप देख लिए अब आपका यानी आपका 2% से आपका वो फेल हो रहा था राम और 40% वो पहले से लाया है, तो 2% और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 42%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होता है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ट्रेन है आपका 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 30 सेकंड में, तो वही पूछ रहा है कि आपका ट्रेन का लंबाई कितनी होगी। तो आप लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब यहाँ पास आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई और प्लस ट्रेन का लंबाई। तो मेरे को प्लेटफॉर्म का लंबाई पता है 410 प्लस ट्रेन का लंबाई क्या हो जाएगा, तो ट्रेन का लंबाई को ही आपको निकालना है। तो यहाँ पास मैं टी मान लेता हूँ बटा टाइम, टाइम कितना, तो 30 सेकंड में पार कर रहा, तो यहाँ आपको भाग दे दिया 30 से। अब आपका स्पीड क्या है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे आप उसका मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे पहले। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 66 गुना यानी क्या करते हैं हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, तो ये हो गया मेरा 410 प्लस टी यहाँ पर आपका 30। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 6 का पारा में 3 बार में, 6 का पारा 5 बार में, फिर 3 यहाँ से कट जाएगा 22। तो क्या आ गया मेरा, देखिए अब ये आपका 5 वहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 22 और गुना 25, तो क्या हो जाएगा मेरा 550 हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया ये 550 और ये आपका 410 और प्लस टी, तो ये वाला 410 यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू आ जाएगा आपका 140 मीटर। यानी ट्रेन का लंबाई क्या है 140 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए ये आपका डीआई से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है आप लोगों को धुंधला दिखे, तो आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दे दिया था आपको सेल ऑफ स्टोर, तो कोई 3 दुकान का आपको सेल दे दिया गया था, स्टोर ए, स्टोर बी, स्टोर सी है। जैसे कि ये आपका स्टोर ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये सी दुकान हो गया। उसी तरीके से ए दुकान, बी दुकान, सी दुकान, ए दुकान है, बी दुकान है और सी दुकान है। तो ये 3 वर्षों का दिया है, ये पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है और तीसरा वर्ष का सेल दिया है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका डीआई है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके से आपका पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका किस वर्ष में दुकान सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम है। तो यानी आपको पूछा गया था कौन सा वर्ष में आपका सी की बिक्री कम है, कौन वर्ष में। तो देखिए आपको पहला वर्ष, आप ये वाला वर्ष देखेंगे तो ये वाला आपको दिख रहा होगा हरा वाला, ये हरा वाला आपको बताना है कि कौन सा वर्ष में कम है। तो यहाँ देखेंगे पहला वर्ष में आपको दिख रहा होगा हरा वाला ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, दिख रहा होगा साफ साफ, आप चित्र से ही देख के बता सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका वर्ष 2 में देखेंगे तो ये वाला हरा वाला ज़्यादा सेल कर रहा है आपका 2 दुकान की तुलना में, मतलब आपका ठीक है। सिर्फ आप वर्ष 3 में देखेंगे तो जो आपका हरा वाला जो है, जो यानी आपका स्टोर सी, यानी स्टोर सी दुकान, वो आपका उसका सामान आपका मतलब बिक्री कम हो रहा है अन्य 2 वर्षों के तुलना में।
तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ईयर 3, मतलब आपका वर्ष 3 में ही आपका कम हो रहा है। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 3। ठीक है, तो इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग डाउनलोड करेंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोला अब आपको, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची दूरी टांगे से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी टांगे से और शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर तय करता तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता। तो टांगे की चाल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन में आपको बोला क्या है, आपको बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसको 40 किलोमीटर का दूरी तय करना है। ठीक है, 40 किलोमीटर का उसको दूरी तय करना है, जिसमें वो व्यक्ति क्या करता है, 16 किलोमीटर का दूरी वो आपका पैदल चलता है। जब वो आपका पैदल चलता है तो वो उसका गति दे दिया गया क्या, कि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल रहा है। क्लियर है, अब जो 16 किलोमीटर तो पैदल चल गया, अब जो बचा हुआ जो दूरी है वो आपका टांगे से तय करता है, मतलब आपका जो घोड़े वाले टांगे होता है उससे अपना बचा हुआ दूरी को तय कर रहा है। तो यानी आपका बचा हुआ दूरी कितना, यानी 24 किलोमीटर, क्योंकि 16 तो पैदल चल गया और 40 किलोमीटर का उसका पूरा टोटल दूरी है, तो 24 किलोमीटर अब वो क्या कर रहा है, तो टांगे से चल रहा है। क्लियर है, ये तो आपका पहला कंडीशन बोल दिया। अब ये जो सफ़र को तय कर रहा है इसमें इसका कुछ ना कुछ तो समय लग रहा होगा। टोटल इसमें जितना भी इसका समय लगे, ठीक है, मान लीजिए इसका y घंटा लगता है, y घंटा इसको लग रहा है। अब बोला जा रहा है कि आपका जब यही सफ़र को, ठीक है, यही 40 किलोमीटर का सफ़र को, अब वो क्या बोल रहा है कि जब वो 16 किलोमीटर दूरी टांगे से, ठीक है, अब आपका 16 किलोमीटर वो आपका टांगे से चल रहा है, मतलब का घोड़े वाले टांगे से चल रहा है, और बचा हुआ शेष दूरी यानी कितना, 24 किलोमीटर, अब वो 24 किलोमीटर पैदल चल रहा है और आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल रहा है, वही गति का से जो आपका पहले से चल रहा था, तब उसमें उसको 1 घंटा का अधिक समय लगता है। यानी उस समय अगर आपको उसको y घंटा लग रहा था तो अब इसको लग रहा है y+1 घंटा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो बस यही आपका क्वेश्चन में बोला गया है और आपसे पूछा क्या है कि टांगे का चाल ज्ञात कीजिए, यानी आपको बताना है कि टांगे का स्पीड है क्या। ठीक है, तो चलिए जगह ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला बस वैसे वैसे कर दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला था आपको कि वो जब आपका पैदल चल रहा है 16 किलोमीटर, तो उसको 4 किलोमीटर का से गति से जब चलता है तो, और आपका बचा हुआ जो दूरी आपका जब टांगे से दूरी तय करता है तो उसमें उसको 1 घंटा कम समय लगता है। जब वो वही काम उल्टा करता है, 16 किलोमीटर टांगे से चल के और बचा हुआ पैदल चल के, वहाँ से 1 घंटा कम लगता है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी क्या करेंगे, टाइम को जैसे जैसे बोला उसी तरीका से कर लेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टांगे का चाल को हम लोग मान लेते हैं कि आपका x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। क्लियर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास आपका टाइम को हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि 1 घंटा का अंतर है, तो 1 घंटा का अंतर हम लोग ये कर लेते हैं। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास आपका हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पास आपका 16 किलोमीटर टांगे से चल रहा है, तो यानी आपका 16 किलोमीटर टांगे से चला और ये आपका टांगे का स्पीड क्या मैंने माना, x माना, तो ये आपका x हो गया। तो ये आपका समय हो गया प्लस, और क्या समय लग रहा, 24 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा 24/4। तो यहाँ से कितना समय लग रहा टोटल, तो 6 घंटा लग रहा। और ये आपका समय कितना लगा, ये आपका, ये देखिए बात समझिएगा, ये आपका एक टाइम है। और आपका जब पहले वाला कैसे चल रहा था, तो 16 किलोमीटर दूरी पैदल चल रहा था, यानी आपका 16/4, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, तो यहाँ आपका 4 हो गया और प्लस, और आपका 24 किलोमीटर टांगे से चल रहा था, यानी आपका 24/x। तो ये हो गया, यानी ये दोनों का टाइम का अंतर क्या दिया था, मेरे को 1 घंटा का अंतर दिया था। तो बस मैंने यहाँ पास इसको ए कर लिया। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए और x का वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ पास आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, x को कॉमन ले, मतलब x को एलसीएम ले रहा हूँ। तो यहाँ पास आपका क्या जाएगा 16, यहाँ पास आपका क्या आ गया 6x आ गया, और यहाँ पास मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आपका माइनस आ गया, फिर यहाँ भी आपका उसी तरीका से हो जाएगा, और x को मैं वहाँ कोना में इधर साइड ले आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका हो गया 4x, और ये माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ क्या होगा आपका 24, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका x बन जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6 से 4 जाएगा क्या होगा आपका 2x हो गया, और यहाँ से आपका देखिए 16 से 24 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 8 बच जाएगा, ये -8 होगा, तो ये -8 वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका
8 हो जाएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पर x पहले से है, अब ये x यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x घट जाएगा बस, तो 2x से x चल जाएगा तो क्या हो गया आपका x हो गया, यानी x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 8। यानी मेरा जो घोड़े का टांगे का स्पीड था वो क्या था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए फिर से सरलीकरण से, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट तो ऐसे ही कट जाएगा पहले आपका। अब क्या हो गया 12/15, तो 12/15 क्या होता है, ये आपका 4, ये आपका 5। ठीक है, और नीचे आपका 2 है, तो ये आपका नीचे 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी आपका 2, यानी आपका क्या आ गया 4/10, तो क्या हो जाएगा आपका 0.4, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, 64, 28 एवं 96 का महत्तम संप्रावर्तक निकालना। तो यहाँ पास आपको HCF निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब आप लोग इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा, और देखता हूँ किन 3 लोगों का सबसे पहले कमेंट आता है। ठीक है, मैं उसका नाम आपका नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपका लूँगा। ठीक है, जिनका पहले आता है। ठीक है, चलिए आप लोग देखता हूँ किसका आता है पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ क्या बोला आपको, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए सिंपल सा, क्या बोला, कोई आपका कक्षा है जिसमें आपका 5% आपका छात्र अनुपस्थित है, मतलब आपका अब्सेंट है। तो 5% अगर आपका अब्सेंट है तो आपका प्रेजेंट कितना है, तो 95% आपका उपस्थित होंगे। वही आपको बोला है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, मतलब आपका 95% का वैल्यू क्या हो गया, 38 हो गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि टोटल छात्र आपका क्लास में है कितने। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 95 × 100, 100% ही हो जाएगा आपका वही। तो यहाँ पर आपका 19 का पढ़ा 5 बार में, 19 का पढ़ा 2 बार में, फिर 5 से यहाँ आपका 20 बार में। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, तो 40 है। तो अब आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला आपका, तो उस दिन कक्षों में, मतलब उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए पूछा जा रहा है आपका कि उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो गया, आपसे ये पूछना चाहता है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन ये जैसे बोला गया कि उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया है यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, और यहाँ आपसे वही पूछा जा रहा है, उस तरह का मीनिंग वही निकल रहा है कि उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, बस इतना लिखना चाहिए था यहाँ पास कि उस दिन, मतलब उस दिन नहीं होगा कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ये वाला आप इस लाइन को काट सकते हैं। तो बस इसका आंसर आपका 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं RBC की संख्या 54,000 है और ये प्रतिदिन 5% के दर से बढ़ रही है, तो 2 दिन बाद RBC की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपका 54,000 आपका RBC की संख्या है और वो आपका प्रतिदिन कैसे बढ़ रही है, तो 5% की दर से बढ़ रही है। तो 2 दिन बाद आपसे पूछा है कि कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए पहला दिन आपका मान लीजिए आपका ये इतना है, पहला दिन कितना हो जाएगा, तो 100% पहले खुद का और 5% और बढ़ जाएगा, मतलब आपका कितना हो जाएगा टोटल 105%। तो ये क्या हो गया आपका 105% हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा का दिन भी आपका 5% का ही दर है, मतलब कितना हो जाएगा दूसरा का दिन भी 105%। तो बस अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप डायरेक्ट मैं इसको काट सकता हूँ, ये आपका इस जगह में तो ऐसे ही कट जा रहा, 20-21 यहाँ से भी हो गया, 20-21 ये आपका 21 यहाँ होगा ना, ये आपका 20-21 यहाँ भी हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 0-0 कैंसिल, 0-0 कैंसिल, ये आपका 2-2-4 है। ठीक है, 2-2-4 है, यहाँ पर आपका 4 को इससे डायरेक्ट काट लेंगे। तो 4 से जब इसको 2 काटेंगे तो क्या होगा आपका 270 2 बार में और 135, यानी क्या हो गया आपका 135 × 21 × 21, ये क्या हो जाएगा आपका 441। तो बस अब इसको इंटू कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 59,535, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पास क्या बोला आपको, पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, पुत्री की आयु वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो पुत्री का जन्म के समय पिता का आयु कितनी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है आपको, सबसे पहले तो बोला है आपको पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, 12 वर्ष है, मतलब आपका प्रेजेंट एज दिया हुआ है डॉटर का 12 वर्ष। अब आपका क्या बोला क्वेश्चन में, जैसे जैसे बोला क्वेश्चन में आप उसी तरीके से कीजिए। बोला था माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, मतलब अगर आपका जो आपका बेटी का अगर आपका उम्र अगर आपका 12 साल है तो आपका माँ की उम्र क्या होगी, तो यहाँ बताया गया आपका 3 वर्ष, मतलब आपका 3 गुना ज़्यादा है,
तो मतलब उसकी माँ की उम्र जो होगी वो 3 गुना ज़्यादा, मतलब आपका 36 साल की होगी उनकी माँ होगी। अब आपका आगे क्या बोला था आपका, पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अब यानी फादर का जो एज होगा वो क्या होगा, तो 5 वर्ष ज़्यादा होगा, यानी 36 में 5 ज़्यादा, यानी 41 साल का उनके फादर होंगे। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पुत्री के जन्म के समय पिता का आयु कितनी है, तो देखिए आपका फादर का एज अभी कितना है 41, माँ की एज क्या है 36, और यहाँ पास आपका जो पुत्री है उसका एज कितना है तो 12 वर्ष है। तो जब उसका जन्म के समय बात किया जा रहा है, यानी आपका 12 वर्ष पहले की बात की जा रहा, तो बस 41 से 12 वर्ष घटा लीजिए, वही उसका पुत्र मतलब अगर जब आपका पुत्री का जन्म के समय में आयु निकल जाएगा, तो जब आपको 12 लेस करेंगे तो क्या आ गया आपका 29, यानी जब उसका पुत्री के जन्म के समय उसका पिता का आयु क्या था तो 29 वर्ष था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने ऑप्शन सिर्फ 2 रखा था, तो इसलिए ये आपका आंसर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 29 साल। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते फिलहाल आपका, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ क्या बोला आपको, 15,000 की धनराशि पर 5 वर्षों में 4500 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या है। तो आपसे क्या पूछा, रेट पूछा है और साधारण ब्याज से है, तो क्या होता है सिंपल सा, रेट इक्वल टू क्या होता है ये आपका SI यानी आपका साधारण ब्याज गुना 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो बस सब कुछ मेरे पास है। साधारण ब्याज क्या है तो 4500, तो 4500 गुना 100 बटा प्रिंसिपल मूलधन कितना है मेरा 15,000, तो 15,000 यहाँ लिख लिया, गुना समय कितना 5 वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यही होगा मेरा ब्याज दर। तो 1 0 1 0 1 0 कट गया, 1 2 0 3 0, तो 5 से ये आपका 2 बार में कट गया, और यहाँ 15 3 45 हो गया, तो क्या हो गया मेरा 3 इंटू 2 यानी 6% का रेट से आपका ब्याज है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स ये था जो कि मैंने आपको 20 तारीख का भी पेपर आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो बस ऐसे ही फ्रेंड आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मैं आपको 12 बता चुका हूँ कि फ्रेंड्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं मैथ रीजनिंग में, तो फ्रेंड्स वो खुद में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फ्रेंड्स इससे बाहर आपका कुछ भी 2019 वाला ग्रुप डी एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, तो बस आप लोग जितना हो सके बस उतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जैसे कि मैं बताता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा होगा साथ में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, जितना आप लोग शेयर करेंगे जल्दी मैं उतना ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपका वीडियो यहाँ वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।